Hello, students. So, today we are going to study mind map of the poem Fire and Ice. Okay, students, this poem is very important because it is also written by Robert Frost. And then these short poems they have a big impact. Yesterday, I have told you that these poems, many things are unsaid, and what things are unsaid, they are very important. So, let's enjoy this poem now. Okay, about the poet. So first, we will study about the poet. What already we know about Robert Frost, and yesterday we have done it. Then summary, then theme, then we will do values. After that, figures of speech. Okay, then rhyme scheme, symbolism, imaginary tone. Students, आप में से कई बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम इसके क्वेश्चन आंसर्स बता दीजिए, इसका ये बता दीजिए। बच्चों, अगर आप ये पोएम का इतना पोर्शन तैयार कर लेते हैं तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने सब कुछ तो तैयार कर लिया है। इसमें बचा ही क्या, कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, तो इसलिए जो मैं आपसे बता रही हूँ कि इसके नोट्स बनाइए। आप अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाते जाइए और उसमें पोएट के बारे में, उसकी समरी, थीम, जैसे मैंने यहाँ 8 पॉइंट लिखे हैं, ऐसे ही आप भी उस पोएम के 8 पॉइंट्स बना लीजिए। फिर आप देखिए कि आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, अबाउट द पोएट। पोएट के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि दोनों पोएम डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस दोनों एक ही पोएट द्वारा लिखी गई हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ इसका। अब हम आते हैं सीधे समरी पर। समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि समरी आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स का जिस्ट है। तो ये फायर एंड आइस एक सिम्बॉलिक पोएम है। ठीक है, याद रखिए कि यहाँ भी सिम्बॉलिज्म है, दोनों पोएम में सिम्बॉलिज्म बहुत ज़्यादा है। जहाँ फायर किस चीज़ का इमोशन है, डिज़ायर एंड आइस। फायर, फायर देखो, फायर आप अगर राइम भी मैच करेंगे तो फायर और डिज़ायर दोनों मैच कर रहे हैं, है ना, राइम हो रहा है। फायर, डिज़ायर, आइस, हेट। ओके, आइस को हेटेड से। तो ये बहुत इसमें बहुत ज़्यादा सिंबलिज्म है इस पोएम में। और इसने ये टू आइडियाज है ना, ऑफ टू ग्रुप्स हु हैव ओन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया को ख़त्म करने के लिए। वन ऑफ द ओपिनियन इज दैट फायर, पहले वो फायर की बात करता है, इट कैन डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हर चीज़ को अर्थ पे ख़त्म कर सकता है। एंड अदर थिंग दैट आइस एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम लो टेम्परेचर कोड कवर द अर्थ सर्फेस। बर्फ़ से भी लोग मर जाते हैं ना, ठंड से भी। तो यहाँ पे बर्फ़ का मतलब यहाँ नफरत है, तो नफरत भी बहुत है। तो दोनों ही जो हैं एंड ऑफ द वर्ल्ड के लिए दोनों ही पॉसिबल्स हैं। बोथ द कंपोनेंट्स आर कंपेयर्ड विद सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग इमोशंस। इनको इमोशन से जोड़ दिया गया है, डिज़ायर एंड हेट्रेड। The poet is originally of the opinion that he has been very closely associated with the fiery desires and considered it capable of bringing human beings on the verge of destruction. तो वो कहते हैं कि पोएट जो था वो बहुत एसोसिएट था फायरी डिजायर। फायरी डिजायर्स माने ऐसी इच्छाएं जो आग लगा दें। ऐसी इच्छाएं अपने हिस्ट्री में अगर आप पढ़ें तो आप पाएंगे कि बहुत से ऐसे किंग थे, क्वींस थी, जो अपनी इच्छाओं की वजह से जिन्होंने पूरा नरक कर दिया था, है ना। हिटलर का ही एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, कि हिटलर केवल एक अच्छी नस्ल बनाने के लिए, नाजी कौम को प्योर बनाने के लिए, प्योर ब्रीड और ये सब करने के लिए उसने कितने लोगों का, कितने कितने लोगों को उसने मार दिया कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाल डाल के। तो ये वो डिस्ट्रक्शन है, दिस इज़ व्हाट। ठीक है, और फायर जो बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत केपेबल है डिस्ट्रक्शन के लिए। फिर वो कहता है आईसी हेट्रेड, यानी फियरी डिज़ायर तो है ही, लेकिन आईसी हेट्रेड भी है ना। ये र्यूइन कर सकती है ह्यूमंस को धीमे धीमे। तो अगर वो कहता है अर्थ 2 बार ट्वाइस हो, 2 बार, तो वो ये पोएट कहता है कि अगर 2 बार अर्थ खत्म हो, पहली बार तो वो हर डिज़ायर से मर जाएगी और दूसरी बार हेट्रेड से मर जाएगी। हेट्रेड भी कम उसको मत समझिए आप, क्योंकि हेट्रेड नफरत जो है, किसी धर्म से, किसी चीज़ से हमको नफरत है, किसी किसी प्रकार के, हम जैसे कई बार कहते हैं कि हमें बस ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, हमें इससे नफरत है। क्यों? कारण चाहे कुछ भी हो सकता है ना। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये भी बहुत साइलेंट डैमेज करता है। ये साइलेंट डैमेज, धीमे धीमे रैपिड डिस्ट्रक्शन। जहाँ फायर रैपिड आग लग जाती है तो मिनटों में चीज़ें जल के खाक हो जाती हैं, लेकिन जो नफरत होती है वो धीमे 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 बहुत डैमेज कर देती है। ठीक है, तो अगर फायर एक प्योर पैशन है, आइस जो है एक रीज़न है। ठीक,
Thus the poet very artistically underpins the philosophy that we let our emotions. वो कहता है एक वो अंडरपिन कर रहा है एक बहुत बड़ी फिलोसफी को. फिलोसफी माने एक दर्शन, एक सोच का तरीका है कि अगर हमने इन पे कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारे देश हमारी दुनिया में वर्ज ऑफ क्योस. क्योस माने कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देंगी. बहुत ज़्यादा नफरत क्रिएट होने से, बहुत ज़्यादा डिज़ायर होने से हमेशा बर्बादी ही होती है. आप हिस्ट्री में कोई भी एग्जांपल ले लीजिए जहाँ ज़्यादा डिज़ायर रही है, एक्सेसिव डिज़ायर्स रही हैं, है ना. एक बचपन में हम माइडस की कहानी पढ़ते थे कि वो अपनी बेटी को आखिर में गोल्ड का कर देता है क्योंकि उसको गोल्ड की इतनी डिज़ायर होती है. तो क्या बताया गया हम लोगों की लालच बुरी बला है. इसी तरह हेट्रेड, हेट्रेड बहुत खराब. नफरत, नफरत की वजह से हमने बहुत देखा कि युद्ध हो गए बड़े बड़े क्योंकि वो उसके बाद उसको नफरत करते थे. तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, सिंबॉलिक पोएम है. चलिए अब हम इसकी थीम कर लेते हैं. थीम जैसे कि ऑलरेडी हमने बता दिया आपको कि ह्यूमन इमोशंस कैन बी डिस्ट्रक्टिव. फायर स्टैंड्स फॉर पैशन एंड डिज़ायर and I stands for hatred. Both these are dangers and may bring world to an end. तो इस पोएम में एंड ऑफ द वर्ल्ड की बात की गई है ना. अब हम आते हैं वैल्यूज़ पे. इस नेचुरली वैल्यू हम इससे क्या सीखते हैं, मॉरल क्या है इस पोएम का. दैट वी ह्यूमन विल पेरिश, पेरिश माने रुइन, बर्बाद हो जाएंगे. दैट हम लोग, बच्चों हमेशा कठिन शब्दों के आप सिनोनिम्स याद करिए और कोशिश करिए कि एक ही वर्ड को जब आप आंसर लिखते हैं एग्जाम में तो रिपीट ना करें. वी कीप आवर हेट and greed alive. The two illnesses have been among our minds since time immemorial. Immemorial माने याद नहीं है कौन से समय से ये दोनों इलनेस हम लोग के दिमाग में रही हैं. अगर आप देखिए कि अर्थ का जो कहते हैं कि जो एडम और ईव थे वो डिज़ायर की वजह से ही, उनको गॉड ने मना किया था कि वो एप्पल मत खाना, तो भी वो एप्पल खाने चले गए. तो डिज़ायर थी ना, तो डिज़ायर की वजह से हम लोग पाप के भागीदार बने पहली बार में. तो डिज़ायर तो बहुत ही ज़्यादा है. इन ऑर्डर टू लिव अ गुड हेल्थ लाइफ ऑन अर्थ वी मस्ट गिव अप दीज इविल थिंग्स. अगर हम अच्छा जीवन चाहते हैं तो हमको ये दोनों चीज़ों को छोड़ देना चाहिए. यही मॉरल है. फायर एंड आइज गिव्स द मॉरल दैट नॉट ओनली आइज यानी हार्शनेस बट फायर ईगो. ये एक और कंपैरिजन देख रहे हैं आप. आइस का अभी तक हम हेट्रेड पढ़ रहे थे, यहाँ पे हार्शनेस आ गया यानी कि क्रूरता, किसी के प्रति नफरत का भाव. ईगो, ये इज रियली डिस्ट्रक्टिव एंड ओनली लव कैन सेव द वर्ल्ड. केवल दुनिया में प्यार ही दुनिया को बचा सकता है. दिस ऑल्सो से द वर्ल्ड कैन बी फिनिश्ड बाई बोथ फायर एंड आइस. तो बच्चों इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर कोई फिलोसफिकल क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का तो ये वैल्यूज़ और थीम आप जरूर उसमें मैंशन कर दें. ठीक है. अब हम लास्ट में आते हैं. फिगर्स ऑफ स्पीच में हमारे इंपॉर्टेंट है. फिगर्स ऑफ स्पीच ए बी सी बी सी बी, है ना. इसको आप चेक कर लेना, यही है बिल्कुल. एजोनेंस क्या होता है, वोवल साउंड जब रिपीट होता है. तो आप देख रहे हैं इसमें वोवल साउंड. आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो होल्ड ओ, है ना. दोज हु फेवर, तो आप देख रहे हैं वोवल रिपीट हो रहा है. एलिट्रेशन जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है ना. रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है जैसे फेवर फायर एफ एफ, है ना. अल्फ़ाबेट, अगर आप अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं तो अल्फ़ाबेट भी आप किसको कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट रिपीट होता है जिसमें. तो फेवर फायर वर्ल्ड विल. इमेजिनी, कल्पना, इसमें क्या कल्पना की है, इसने पूरे हमारे इन्वॉल्विंग हमारे सारे पांचों सेंसेस को किया है. सम से कहता कुछ कहते हैं द फायर विल एंड इन फायर. टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो, और कहना टू से दैट डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट, यानी कि बर्बादी के लिए आइस भी बहुत है. तो इमेजरी जो हमारे रीडर को परसीव कराती है, पूरे हमारे 5 सेंसेस पे काम करती है ये पोएम. हम जब इस पोएम को पढ़ते हैं तो हम फील भी करते हैं, हम बोलते भी हैं, है ना. हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है. एनाफोरा, एनाफोरा क्या होता है, जब एक दो लाइन को रिपीट किया जाता है. तो सम से, ये देखो इज रिपीटेड, इसको पहले भी बोला गया फिर लास्ट में फिर आया. पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, है ना. मानवीकरण ह्यूमन क्वालिटीज़ को जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन बींग्स की तरह बताते हैं. तो फायर और आइस को केपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन बताया गया है कि दोनों ये एक ऐसे दानव हैं जो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं. तो है तो उसको मानव का ही रूप दिया गया ना, ह्यूमन बींग्स का. द पोएट पर्सोनिफाइज फायर एंड आइज बाय गिविंग देम माइंड एंड पावर टू डिस्ट्रॉय. वो कहता है कि उनके पास माइंड है, पावर है. इन दोनों के पास माइंड पावर तो मनुष्य के पास होती है, फायर एंड आइस के पास भी उसने बताया. तो यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स फायर एंड आइस को उसने एक नॉन लिविंग थिंग की तरह बताया जिसके पास माइंड और पावर है. तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन भी बहुत तगड़ा है इस पोएम में. इंजैबमेंट, इंजैबमेंट जब लाइन ब्रेक नहीं होती है ना, लंबी लंबी लाइन चलती रहती है. फॉर वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज. तो आप देख रहे हैं ये लंबी सी लाइन चली आ रही है. टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड, तो एक ही लाइन है दोनों. तो ये इंजैबमेंट्स होते हैं जो लंबी लंबी लाइन्स होती हैं.
ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में सिम्बोलिज्म, सिम्बोलिज्म इस पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। राइटिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्क ऑफ एस्ट्रोलॉजी है। राइटिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड पोजेस टू पॉसिबल कॉजेज फॉर दिस चेंज, फायर एंड आइस। फिर से वही चीज़ें रिपीट है। तो आप देख रहे हैं, अगर एक बार आपने समरी बहुत अच्छे से तैयार कर ली और इसकी थीम और इसकी वैल्यूज़ को एक बार तैयार कर लिया, तो ये बहुत पोएम आसान हो जाएगी आपके लिए। अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, कॉन्फ्लिक्ट, फ्यूरी, क्रुएल्टी, लस्ट एंड एवराइस। ये बच्चों आप लाइंस को याद कर लीजिए, इसलिए मैंने इसको लिखा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो अगर आप ये लाइंस लिख देते हैं और इतने आप सिनोनिम्स दे देते हैं आइस और इसके सिंबोलिज्म को क्लियर कर देते हैं, यू विल गेट 10 out of 10, आई एम श्योर, है ना। इमेजरी इज व्हाट हीट एंड लाइट, इसमें मैंने इसलिए दे दिया कि इमेजरी में एक चीज़ और मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि हीट एंड लाइट का जिक्र किया गया है ना। तो इसमें हीट जो आग की तरह है ना, लाइट, इमोशंस, बर्निंग, पेन, कोल्डनेस, तो ये सब इमेजरी था। ये पोएम जो है हमको बहुत कुछ सिखाती है बच्चों। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से तैयार हो गई होगी। और अगर आप इतने नोट्स तैयार कर लेंगे तो फिर आपको किसी और नोट्स की ज़रूरत नहीं है, किसी और रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। इतना ही अगर आप इस पोएम का तैयार कर लेंगे, you will do wonders. Okay, thank you. Then you subscribe the channel. Okay.